हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यस स्टडी एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक से हिस्ट्री, जो कि क्लास 10 का चैप्टर 1 है, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये चैप्टर पूरे 6 पार्ट में बटा हुआ है। अभी तक हमने पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिया है, यानी कि अभी तक हमने जर्मनी और इटली का निर्माण तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग राष्ट्र की दृश्य कल्पना और राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। और इसी के साथ हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। तो इस वीडियो के नोट्स का पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्र की दृश्य कल्पना, विजुअलाइजिंग द नेशन, ये जो टॉपिक है इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे के तरफ देखेंगे। पीछे में हम लोगों ने देखा था कि इटली के एकीकरण यानी यूनिफिकेशन में ज्यूसेप्पे मैज़िनी, काबूल और ज्यूसेप्पे गारिबाल्डी का महत्वपूर्ण स्थान था, तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का महत्वपूर्ण स्थान था। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट छूटा हुआ था, ब्रिटेन का एकीकरण। ब्रिटेन का एकीकरण किस प्रकार हुआ वो टॉपिक हमने छोड़ दिया था, पहले हम लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे राष्ट्र की दृश्य कल्पना। तो ब्रिटेन की अजीब दास्तान, जिसको इंग्लिश में कहेंगे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, यानी कि किस प्रकार ब्रिटेन का भी एकीकरण हुआ, किस प्रकार ब्रिटेन ने भी अन्य राष्ट्रों को धीरे धीरे अपने राष्ट्रों में जोड़ने की कोशिश की। तो उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आइनिश। ये सभी ब्रिटानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग थे। ब्रिटानी को इंग्लिश में ब्रिटिश कहा जाता है, तो यहाँ पे हमने इंग्लिश में भी लिख दिया है। तो ये सभी जो कहाँ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग कौन कौन थे। तो अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आइनिश, ये चारों नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, इन सभी लोगों की मुख्य पहचान नृजातीय थी। मुख्य पहचान को इंग्लिश में प्राइमरी आइडेंटिटी कहा जाता है और नृजातीय को इंग्लिश में इथनिक कहा जाता है। जो ये सभी अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आइनिश, ये सभियों की मुख्य पहचान क्या थी, तो वे सभी नृजातीय थे। नृजातीय क्या होता है, तो एक साझा नस्ल, जनजातीय या सामुदायिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। तो ये एक प्रकार का सामुदायिक पहचान था, क्या, तो नृजातीय। और इसके अंतर्गत कौन कौन लोग रहते थे, तो अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आइनिश। जिस प्रकार बहुत सारे नस्ल होते हैं, ठीक उसी प्रकार नृजातीय जो था एक मिला जुला लोग वहाँ पे रहता था, और उसी को नृजातीय की श्रेणी में रखा जाता था। हमने इंग्लिश में भी यहाँ लिख दिया है, क्योंकि इंग्लिश वाले को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो रिलेट्स टू ए कॉमन रेशियल, ट्रिबल और कल्चर ओरिजिन और बैकग्राउंड दैट ए कम्युनिटी आइडेंटिटीज विथ और क्लेम्स। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में देख लीजिएगा कि नृजातीय किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट है, इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। तो ये जो जनजाति था, इनकी अपनी जो सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी, जिसको इंग्लिश में आउन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र यानी कि जो इंग्लिश नेशन थे, उसकी जो धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई और द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल रहे। अब आप लोग देखिए कि किस इंग्लिश जो नेशन थे, वहाँ की धन दौलत में वृद्धि होने के कारण उसके पावर में भी वृद्धि हुई, और जब पावर में वृद्धि हुई तो धीरे धीरे वो ग्रो करने लगे किसके तरफ, तो दूसरे नेशन की तरफ अपना प्रभुत्व बढ़ाने में वो सफल होने लगे। 1688 में एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद,
जिसको इंग्लिश में इंग्लिश पार्लियामेंट कहा जाता है। तो आंग्ल संसद ने राजतंत्र से ताकत छीन ली। अब देखिएगा, लंबे टकराव के बाद, लगातार टकराव हुआ और लंबे टकराव के बाद लास्ट में 1688 में आंग्ल संसद ने राजतंत्र से ताकत छीन ली, यानी कि वहाँ से राजतंत्र को छीन लिया और वहाँ पे क्या हुआ, संसद का निर्माण हुआ। तो इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। तो सभी से क्या हुआ, जो भी राजा लोग थे वहाँ से उनका शासन छीन लिया और संसद का निर्माण हुआ। यानी कि इसका मतलब है कि जब संसद का निर्माण हुआ तो वहाँ पे क्या करेगा, संसद का निर्माण होने के बाद वहाँ पे जो सेंटर था उसमें इंग्लैंड को रखा गया था। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, यानी कि फॉर्मेशन हुआ। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ। तो 1707 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। और कौन से एक्ट के तहत, तो एक्ट ऑफ यूनियन। ये भी पूछा जा सकता है कि किसके किसके बीच ये एक्ट हुआ था, तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट हुआ था और एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि गठन हुआ। नेक्स्ट है, इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। अब उसके बाद क्या था कि इंग्लैंड का जो प्रभुत्व था स्कॉटलैंड पर भी आ गया। इंग्लैंड धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार करने लगा और अपना प्रभुत्व उसने स्कॉटलैंड पर भी जमा दिया। इसके बाद ब्रिटानी संसद यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। तो अब जब स्कॉटलैंड पे इंग्लैंड ने अपना प्रभुत्व जमा लिया तो उसके बाद जो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा जो संख्या किसका था, तो इंग्लिश मेंबर का था। तो वहाँ पे इंग्लिश मेंबर की संख्या ज़्यादा थी, जिसके कारण वहाँ उसका शासन अधिक था। तो स्कॉटलैंड की खास संस्कृति, जिसको इंग्लिश में डिस्टिंक्टिव कल्चर कहा जाता है, और राजनीतिक संस्थानों, जिसको इंग्लिश में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, तो खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। अब क्या हुआ, योजनाबद्ध तरीके से उसे दबा दिया गया। किसको, तो अब जो यहाँ पे जो इंग्लिश मेंबर की संख्या ज़्यादा थी, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, वो दूसरे लोगों पे अपना दबदबा बढ़ाएगा। तो वहाँ उसने क्या किया कि जो स्कॉटलैंड पे तो अपना प्रभुत्व जमाया ही, और ठीक उसी के साथ जो स्कॉटलैंड की जो संस्कृति थी, जो उसके जो राजनीतिक संस्थान थे, उसको भी दबाया गया। कौन दबाया, तो इंग्लिश जो मेंबर थे उन्होंने इसकी संस्कृति को और संस्थानों को दबा दिया। और अपनी किसके तरीके थे, तो योजनाबद्ध तरीके से, यानी कि सिस्टमेटिकली तरीके से उसने इस सब को दबा दिया। नेक्स्ट एक नोट है, स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने अपनी आज़ादी व्यक्त करने की कोशिश की या प्रयास किया, उन्हें दबा दिया गया। स्कॉटिश आइलैंड्स में जो कैथोलिक कुल के जो लोग थे, जो निवासी थे, जिन्होंने आज़ादी व्यक्त की, जिन्होंने आज़ादी मांगने की कोशिश की और प्रयास किया, उन्हें दबा दिया। और उन्हें कौन दबाया था, तो इंग्लिश मेंबर के लोगों ने इस आज़ादी को दबा दिया था। और नेक्स्ट है, स्कॉटिश आइलैंड के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया। अब जो इंग्लिश मेंबर लोग थे उन्होंने क्या किया कि स्कॉटिश आइलैंड के जो लोग थे जो गैलिक भाषा बोलते थे, उन्हें गैलिक भाषा बोलने के लिए मनाही किया गया, तथा जो स्कॉटिश आइलैंड के जो निवासी थे उन्हें राष्ट्रीय पोशाक पहनने के लिए भी मना किया गया। और उन्हें जो व्यक्ति ने जबरदस्ती की, जो कहा कि नहीं हम पहनेंगे, उन्हें अपना वतन छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, यानी कि उन्हें कहा गया कि आप स्कॉटलैंड को छोड़ के दूसरे जगह जा सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है आयरलैंड। आयरलैंड पे भी इंग्लैंड ने अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश की। तो जो आयरलैंड था, यह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बटा हुआ था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि आयरलैंड कितने धार्मिक गुटों में बटा हुआ था? तो 2। कौन कौन? तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ध्यान में रखिएगा, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का नाम आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि आयरलैंड 2 धार्मिक गुटों में बटा हुआ था। नेक्स्ट है आयरलैंड में बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में अंग्रेजों ने प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों की सहायता की। अब ये भी बात देखिए कि जो आयरलैंड में जो बहुत ज़्यादा जो कैथोलिक देश पे प्रभुत्व बढ़ाने में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों की सहायता किसने की थी? तो अंग्रेजों ने की थी। जो प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले लोग थे उनकी सहायता आयरलैंड में अंग्रेजों ने की थी। किस पे? तो कैथोलिक जो देश था उस पे अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए। इसके बाद कैथोलिक धर्म ने विद्रोह शुरू किया ब्रिटानी प्रभाव के विरुद्ध। अब जो जबरदस्ती जो प्रोटेस्टेंट धर्म वाला जो था अंग्रेजों के साथ मिलकर कैथोलिक देश पे अपना प्रभुत्व बढ़ाने की चेष्टा कर रहा था। तो जो कैथोलिक धर्म था उसने विद्रोह शुरू कर दिया। तो किसके प्रति विद्रोह शुरू किया? क्योंकि अंग्रेजों ने प्रोटेस्टेंट धर्म के साथ मिलकर सहायता की थी, इसलिए उन्होंने जो ब्रिटिश लोग थे उसके प्रति उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है वोल्फटोन और उसकी यूनाइटेड आयरिश मैन 1798 की अगुवाई को इंग्लिश में लेड कहा जाता है। तो अगुवाई में हुए असफल विद्रोह यानी कि फेल्ड रिवोल्ट के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। अब इस बात को देखिएगा कि वोल्फटेन और यूनाइटेड आयरिशमैन दोनों ने 1798 में एक विद्रोह किया था, लेकिन वो विद्रोह क्या था? असफल हो गया। उन्होंने अगुवाई की थी, तो उस अगुवाई में कौन था? तो वोल्फटोन और यूनाइटेड आयरिशमैन, ये दोनों 1798 में विद्रोह किया था, लेकिन वो विद्रोह क्या था? असफल हो गया। लेकिन बाद में जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड को शामिल किया गया। कब? तो 1801 में। ये ध्यान में रखिएगा कि 1801 में आयरलैंड को जबरदस्ती बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। उसके बाद क्या था कि एक नए राष्ट्र का निर्माण किया गया। यहाँ पे मैंने हिंदी के कुछ मुझे शब्द टफ लगे थे, जिसको मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है कुछ वर्डों को। जो इंग्लिश के कैंडिडेट होंगे उन्हें अगर पढ़ने में दिक्कत होगा तो जो भी हिंदी के टफ वर्ड को इंग्लिश में मैंने लिख दिया है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसे समझ सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई भी टीचर अगर समझाएगा इंग्लिश वाले को तो वो हिंदी में ही समझाएगा, और वो क्या करेंगे कि अपना इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसे लिख सकते हैं। इसलिए मैंने हिंदी वालों और इंग्लिश वालों दोनों के लिए काफ़ी मेहनत की है, ताकि दोनों को ये वीडियो देखने से काफ़ी फ़ायदा मिले। तो ध्यान में रखिएगा कि आयरलैंड को कब शामिल किया गया? तो 1801 में। और इसको शामिल करने के लिए किसकी अगुवाई थी? तो वोल्फटोन और यूनाइटेड आयरिशमैन को। तो एक नए ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। हावी का मतलब होता है कि अपनी चतुराई, शक्ति या छल से किसी पर काबू रखने वाला या दबाकर रखने वाला। तो वो क्या किया? हावी आंग्ल संस्कृति, यानी कि इसने ब्रिटिश राष्ट्र ने क्या किया था? छल से किया था, इसलिए यहाँ पे हावी लगाया गया है। तो हावी आंग्ल संस्कृति यानी कि डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर का प्रचार प्रसार किया गया। नेक्स्ट एक नोट है, एक ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह हो यानी कि सिंबल ब्रिटानी झंडा का नाम क्या था? तो यूनियन जैक। और राष्ट्रीय गान क्या था? तो गॉड सेव आवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया। ये नाम ध्यान में रखिएगा। ब्रिटानी झंडा का नाम हुआ यूनियन जैक, और ब्रिटानी जो ब्रिटिश जो राष्ट्रीय गान था उसका नाम है गॉड सेव आवर नोबल किंग। कि नेशनल एंथम क्या है? तो गॉड सेव आवर नोबल किंग। अब हम लोग चलेंगे राष्ट्र की दृश्य कल्पना, यानी कि राष्ट्र की दृश्य कल्पना। अब हम देखेंगे कि 18वीं सदी में कलाकार क्या किया कि राष्ट्र को
इस प्रकार का फिगर बनाया कि फिगर को देखने से लगता था कि वो फिगर कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है। उस समय फिगर को नारी के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। नारी को कुछ कपड़ा पहना दिया जाता था, वस्त्र पहना दिया जाता था, और असल में वो जो महिला को जो बनाया जाता था वो असल जिंदगी में वो महिला कुछ खास नहीं थी। जैसे में हमारी भारत माता को भी एक महिला के रूप में चित्रित किया गया है, ठीक उसी प्रकार फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भी कलाकार जो थे स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र को विचारों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने नारी रूपक का प्रयोग किया था। तो 18 इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र को नारी वेश यानी कि फीमेल फिगर के रूप में प्रस्तुत करते थे। रूपक, इसको इंग्लिश में एलोजरी कहा जाता है। तो एलोजरी क्या है, रूपक क्या है? जब किसी अमूर्त विचार, अमूर्त का मतलब होता है जो दिखाई न देने वाला, यानी कि अमूर्त विचार में आ गया लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता और मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है। एक रूपकात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और एक प्रतीकात्मक। यानी कि जब भी रूपक का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति को एक ऐसी चीज के रूप में इंगित करना जो आप देख नहीं सकते हैं। जैसे कि आप लालच को देख सकते हैं? नहीं। ईर्ष्या को देख सकते हैं? नहीं। स्वतंत्रता को देख सकते हैं? नहीं। मुक्ति को देख सकते हैं? नहीं। ये दिखाई नहीं देता है। तो अमूर्त विचार है ये सभी क्या है? एक प्रकार का अमूर्त विचार है। और इसी अमूर्त विचार को किसी व्यक्ति या चीज के जरिए इंगित करना, यही को हम रूपक कहते हैं। ये जो रूपक है एक आकार दिया जाता है। इसे आकार क्या देंगे? तो या तो उसे हम शाब्दिक रूप से इसका आकार देंगे या प्रतीकात्मक रूप से उसका हम आकार देंगे। यहाँ पे हमने इंग्लिश में भी उसे ट्रांसलेट कर दिया है। व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया फॉर इंस्टेंस ग्रेट इन वी फ्रीडम लिबर्टी इज एक्सप्रेस्ड थ्रू ए पर्सन और ए थिंग, एन एलिजोरिकल स्टोरी हैज टू मीनिंग, वन लिटरल एंड वन सिंबॉलिक। ठीक है, सिंबॉलिक यानी कि प्रतीकात्मक। तो जो इंग्लिश वाले हैं उसे ये देख के समझ जाएंगे। नेक्स्ट एक नोट है, फ्रांस के रूपक का नाम मरियान दिया गया। ये एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांस के रूपक का नाम क्या था? तो मरियान। जो मरियन की थी क्या थी? तो एक ईसाई नाम है। मरियन क्या नाम है? तो एक ईसाई नाम है जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसके चिन्ह को स्वतंत्रता और गणतंत्र, स्वतंत्रता को इंग्लिश में लिबर्टी और गणतंत्र को रिपब्लिक कहा जाता है। तो जो मरियन था वो राष्ट्र के विचार को अंडरलाइन किया, रेखांकित किया, और उसका चिन्ह क्या था? स्वतंत्रता और गणतंत्र। गणतंत्र के थे लाल टोपी, रेड कैप, तिरंगा, ट्रिकलर और कलगी, द कोकेट। ये सभी क्या है? ये सभी फ्रांस के जो रूपक हैं मरियन, उसकी जो स्वतंत्रता और जो गणतंत्र के थे उसके हाथ में लाल टोपी है, तिरंगा है और कलगी दिया गया है। मरियन की प्रतिमा यानी कि जो मरियन की जो स्टैचू है सार्वजनिक चौकों यानी कि पब्लिक स्क्वायर पर लगाई गई। ध्यान में रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मरियन की जो स्टैचू है वो कहाँ लगाया गया, प्रतिमा कहाँ लगाया गया? तो सार्वजनिक चौकों पर, ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। मरियन की छवि यानी कि जो इमेज है सिक्कों और डाक टिकटों यानी कि स्टैम्प्स पर अंकित किया गया यानी कि मार्क किया गया। ये ध्यान में रखिएगा कि मरियन की छवि जो है कहाँ कहाँ अंकित किया गया? तो सिक्कों पर और डाक टिकट, 2 चीज़ों पर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 1850 का डाक टिकट जिसमें मरियन की तस्वीर बनाई गई है जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व को इंग्लिश में रिप्रेजेंटिंग कहा जाता है। तो कब? तो 1850 के डाक टिकट पे। तो चलिए इसको हम लोग फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये मरियन की फिगर है और ये 1850 के डाक टिकट पे इस फिगर को बनाया गया है और इसमें मरियन की तस्वीर है और ये फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है। और हम लोग फिर चलते हैं अपनी नोट्स की तरफ।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जर्मेनिया। अभी हमने मॉरियन के बारे में पढ़ा, यानी कि फ्रांस के रूपक का नाम मॉरियन था, और जो अभी हमने जर्मेनिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जर्मन राष्ट्र के रूपक का नाम जर्मेनिया है। इसे भी आप लोग ध्यान में नाम याद रखिएगा। फ्रांस के रूपक का नाम मॉरियन और जर्मन राष्ट्र के रूपक का नाम जर्मेनिया। नेक्स्ट है जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों यानी कि ओक लीव्स का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बलूत वृक्ष यानी कि बलूत जो वृक्ष होता है वो शाहबलूत या उसे हम बाज भी कहते हैं। यह एक प्रकार का वृक्ष है जिसे इंग्लिश में, अंग्रेजी में ओक भी कहा जाता है। तो जो जर्मेनिया था वो ओक लीव्स की मुकुट पहनती थी। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि जर्मेनिया किसके वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी। तो बलूत वृक्ष के यानी इंग्लिश में ओक लीव्स के पत्तों का मुकुट पहनती थी। क्यों पहनती थी? क्योंकि बलूत जो है वीरता का प्रतीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि जर्मन में वीरता का प्रतीक क्या है, तो बलूत। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट एक नोट है, सन 1850 में जूलियस ह्यूबनर ने द फॉलेन जर्मेनिया यानी हताश जर्मेनिया की चित्र बनाई। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हताश जर्मेनिया का चित्र किसने बनाया था। हताश का मतलब होता है गिरा हुआ, तो गिरा हुआ जर्मेनिया का चित्र किसने बनाया था, तो सन 1850 में जूलियस ह्यूबनर ने द फॉलेन जर्मेनिया का चित्र बनाया था। चलिए इसको भी हम लोग फिगर के थ्रू समझते हैं। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये जर्मेनिया की फिगर है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वो बलूत वृक्ष के पत्तों का ताज पहनी हुई है। अब जो हम लोग देखेंगे हताश जर्मेनिया की फिगर, यहाँ पे देखिए ये जो है हताश जर्मेनिया की फिगर है, और इसे किसने बनाया था, तो जूलियस ह्यूबनर ने बनाया था। कब, तो 1850 में। तो ये ध्यान में रखिएगा, यानी गिरा हुआ जर्मेनिया का चित्र किसने बनाया था, तो जूलियस ह्यूबनर ने बनाया था। हम लोग चलिए फिर अपने नोट्स की तरफ। नेक्स्ट एक नोट है, 1860 में चित्रकार लॉरेंस क्लासेन को जर्मेनिया गार्डिन द राइन यानी कि राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनिया का चित्र बनाने का काम सौंपा गया। जर्मेनिया की तलवार पर खुदा हुआ है जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। तो आप ध्यान में रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनिया के चित्र बनाने का काम किसे सौंपा गया था, तो चित्रकार लॉरेंस क्लासेन को। नाम याद में रखिएगा, चित्रकार लॉरेंस क्लासेन, जो कब, तो 1860 में। पहरा देती जर्मेनिया की तलवार पे क्या लिखा हुआ है, तो जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। चलिए इसको भी हम लोग फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये जर्मेनिया गार्डिन द राइन की है, जो राइन नदी पे पहरा देती जर्मेनिया है, और इसी चित्र को लॉरेंस क्लासेन को कहा गया था बनाने के लिए 1860 में, और इसी तलवार पे लिखा हुआ है जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। आपके बुक में यहाँ पे प्रतीकों के अर्थ दिया गया था, जिसे याद करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो टूटी हुई बेड़िया है उसका अर्थ होता है आज़ादी मिलना। बाज छाप कवच, इसका अर्थ है जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति। और बलूत पत्तियों का मुकुट, जिसका अर्थ है बहादुरी। और तलवार, इसका महत्व है मुकाबले की तैयारी। और तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, तो शांति की चाह। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, तो 1848 में उदारवादियों राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसे जर्मन राज्यों के डिस्क के प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया। और उगते सूर्य की किरणें, तो इसका जो महत्व है एक नए युग की सूत्रपात। तो ये आपको याद करना है, ये आप याद कर लीजिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में इन प्रतीकों के अर्थ दे दे, या फिर इसके गुण के बारे में बता दे कि कौन से किसका क्या महत्व है, या जो टूटी हुई जो बेड़िया है उसका महत्व पूछ दे, या महत्व दे दे और पूछे कि इसका क्या गुण है। तो कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अब जो हम लोग का लास्ट टॉपिक है वो है साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, जिसको इंग्लिश में नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साम्राज्यवाद कहते किसे हैं।
तो एक राष्ट्र जो है अन्य राष्ट्रों को अपने अधीन कर लेता है और अपने हित को साधने के लिए साम्राज्य को बढ़ाने की जो चाह होती है उसे ही साम्राज्यवाद कहते हैं। यानी कि जो दूसरे राष्ट्र पे अपने कब्जा में कर लिया और उस पे अपना साम्राज्य बढ़ाने लगा, उसे ही साम्राज्यवाद कहते हैं। तो पहले तो राष्ट्रवाद की भावना थी, लेकिन धीरे धीरे बाद में साम्राज्यवाद की भी भावना प्रवृत्ति जागने लगी और बढ़ने लगी। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे, एक बाल्कन क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो टॉपिक है वो है बाल्कन क्षेत्र। फर्स्ट पॉइंट है 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। यानी कि जो गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र 1871 में क्या था, तो वो था बाल्कन क्षेत्र। इसको ध्यान में रखिएगा। और इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। ये जो बाल्कन क्षेत्र था उसमें तो भौगोलिक और जातीय दोनों प्रकार की भिन्नता थी। और इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो शामिल थे। ये जो जगह का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, तो ये नाम पूरा आप लोगों को याद में रखना है और आपको याद कर जाना है। रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो। इस क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये क्षेत्र के जो निवासी थे, जो बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या पुकारा जाता था, तो स्लाव। ध्यान में रखिएगा ये नाम। और बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। हमने ऑटोमन साम्राज्य के बारे में इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं और उसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। और डिटेल्स में जानने के लिए आप लोग हमारे पिछले के वीडियो को देखेंगे, उसमें हमने ऑटोमन साम्राज्य के बारे में डिटेल्स में पढ़ा दिया है। तो बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा किसके नियंत्रण में था, तो ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। और बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाके हथियाने की उम्मीद करता था। ये जो सभी जो राज्य था, ये सभी राज्य एक दूसरे पे चाहता था कि हम उसके इलाके को अपने में कर ले और अपने, फिर सभी को यही चाह थी। सभी जो था ज़्यादा से ज़्यादा अपना इलाका हथियाने के उम्मीद में था और ये सभी एक दूसरे से ईर्ष्या भी करते थे। नेक्स्ट है बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। अब ये जो दोनों जो बाल्कन क्षेत्र के जो निवासी थे, जो स्लाव लोग थे, वो क्या करते थे, अपनी जो सीमाएं थी वो बढ़ाने की चाह में थे। अब तो वो अंदर में लड़ रहे थे। इसी जो लड़ने की जो फायदा किसने उठाया, जो बड़ी शक्ति थी, इनके बीच तो प्रतिस्पर्धा हो रही थी। अब बड़ी शक्तियों ने उन पे धावा बोल दिया। तो उन बड़ी शक्तियों में कौन था, तो रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन क्षेत्र पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। अब तो अंदर में एक दूसरे से सब लड़ाई कर रहे थे, तो इन्होंने उस पर धावा बोल दिया और वो भी अपने प्रभाव को बढ़ाने की चाहत रखते थे। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो ये प्रथम विश्व युद्ध किसके कारण हुआ, तो बाल्कन क्षेत्र के बीच जो इलाका बढ़ाने की जो चाह थी, उसी के कारण जो बड़ी शक्तियां आकर उस पर हमला किए और जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपता की ओर ले गया। और आप लोग को पता है, आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जो था किस प्रकार यूरोप में महाविपता की ओर ले गई थी। तो क्या था, साम्राज्यवाद से जुड़कर ही, क्योंकि सभी को दूसरे के राष्ट्र को हथियाने की चाह हो गई थी। इसीलिए यहाँ पे क्या था, साम्राज्यवाद शब्द को लिखा गया है। तो साम्राज्यवाद शब्द से जुड़कर राष्ट्रवाद कब, तो 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अब जो हमारा वीडियो है अब यहीं समाप्त होता है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब लोग बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।